हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो ईएसओ के स्टूडेंट्स के लिए है। ईएसओ 16 का जो आपका दिसंबर 2023 का जो पेपर था उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं इसमें सारे प्रश्न उसके आंसर शेयर नहीं कर रही हूँ, एक दो जो बचे हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो यहाँ पे पहले जो पहला भाग है इसमें से आपको कोई भी दो करने थे, यहाँ पे मैंने 3 के आंसर कर रही हूँ इस वीडियो में मैं शेयर। बाकी खंड 2 में से भी और जो 3 है इसका खंड 3 है इसमें से भी बाल अपराध का आंसर मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। बाकी बचे हुए जो प्रश्न रहेंगे उनके मैं आंसर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। हमसे पूछा गया भारत में मलिन बस्तियों के उदय के सामाजिक कारणों की जांच कीजिए। यहाँ पे ये प्रश्न मैंने पहले इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर करवाए हैं उनमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन आंसर की PDF परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला इसका देखते हैं, मलिन बस्तियाँ क्या हैं और उसके उदय किस कारण से होता है, मतलब ये किस वजह से अस्तित्व में आई, उसके सामाजिक कारण बताने हैं। मलिन बस्तियाँ या फिर स्लम, भारत सरकार द्वारा मलिन बस्ती यानी कि जो झोपड़पट्टी है वो उसकी व्याख्या भारत सरकार ने क्या की है। भारत सरकार के द्वारा झोपड़पट्टी क्षेत्र का अर्थ है किसी भी ऐसे क्षेत्र से जहां पर ऐसे आवासों की बहुलता हो जो जर्जरित, भीड़ भाड़ युक्त, गलत व्यवस्था व गलत नक्शे से बने हो तथा जहां गलियों की तंग व गलत व्यवस्था हो, जहां हवा एवं रोशनदान का अभाव हो, गंदे पानी के निकास के लिए वहां पर गटर का अभाव हो, खाली जगह, सामुदायिक सुविधाओं की भी अपर्याप्तता हो अथवा इन सभी का एक मिला जुला स्वरूप हो जो कि लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य अथवा नैतिकता के लिए हानिकारक हो, वही मलिन बस्ती या फिर तंग बस्ती या स्लम कहा जाता है। इन मलिन बस्तियों को निम्न अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे अभिशप्त इलाका, खराब इलाका, दयनीय इलाका, गंदा इलाका, निम्न आय वर्ग समूह का पड़ोस। ये सब स्लम या फिर जो आपकी तंग बस्तियां होती है उन्हें इन नामों से भी बुलाया जाता है। भारत में इनको चौल, झोपड़पट्टी, झुग्गी बस्ती, मलिन बस्ती आदि नामों से जाना जाता है। माइकल हारिंगटन का कहना है कि तेज गति के औद्योगिक नगरीय विकास के सम्मुख अमेरिका जैसे विकसित प्रौद्योगिकी वाले देश में ऐसी झुग्गी झोपड़ियां दूसरा अमेरिका है। यानी कि जितना ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता है ना तो वहाँ पे लोग उतना ही काम के लिए आने लग जाते हैं और सुविधाएं कम होती है, रहने की जगह कम होती है, तो लोग जहाँ मिलता है वहीं रहने लग जाते हैं और वहाँ पे झोपड़पट्टियों का निर्माण हो जाता है। तो जैसे जो वहाँ पे एक अमेरिका है ना उतने ही लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं तो उसे दूसरा अमेरिका कहा गया है। वैसे तो ये अपर्याप्त जन सुविधाओं के साथ घने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं, फिर भी नगर में इनका अस्तित्व गरीब एवं रोजगार के लिए तलाश करते निराश्रित लोगों के लिए वरदान होता है। यानी यहाँ पे कोई सुविधा तो नहीं होती, लेकिन जिन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है या फिर जिन लोगों के पास रहने को कोई जगह नहीं है, जगह के लिए पैसे नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो ये वरदान साबित होता है। ये लोग जैसे दिहाड़ी मजदूर, सब्जी बेचने वाले, फेरी वाले, ठेले वाले, खोपचे वाले, थड़ी अथवा छोटे दुकानों वाले होते हैं। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि इन बस्तियों में सभी धर्मों मजहबों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। नए प्रवर्जकों को नगर की सामान्य धारा से जोड़ने में इन मलिन बस्तियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे इन जो ये वर्ग होते हैं 3 भागों में इन वर्गों को विभक्त किया गया है। पुराने घर व चौलें जो समय के बहाव के साथ जर्जरित एवं दुर्दशा में आ गए हैं, वे मलिन बस्तियां जो खराब व अनुपयुक्त घरों वाली हैं परंतु मीलों के पास गैर कानूनी रूप से निर्मित हो गई हैं। ऐसी मलिन बस्तियां जो नगर के विभिन्न स्थानों पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा करके उस भूमि पर अवैध रूप से पनप जाती हैं। हमने बहुत जगह देखा होगा ना, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के आसपास उसके पीछे दीवारों के पास लोग कितना झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहते हैं। कोई नदी या नहर जा रही होती, नाला जा रहा होता, उसके बगल में भी अवैध रूप से कब्जा बना के ये बस्तियाँ बनी हुई होती हैं। ये क्यों बनती हैं ये मलिन बस्तियाँ?
मलिन बस्तियां पनपने के अनेक कारण हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स न्यू दिल्ली ने कहा है कि ये जो मलिन बस्तियां हैं ये प्रमुख कारणों से पनपती हैं। पहला कारण है नगर की जनसांख्यिकी गतिशीलता, जो रोजगार देने के लिए क्षमता युक्त है, इसलिए ग्रामीण इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं, ग्रामीण इलाकों को आकर्षित करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और इसी तरह झुग्गियाँ क्या बढ़ती जाती हैं। आवासों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में नगर की अक्षमता, यानी लोग अब ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पे रहने के लिए उनको जगह चाहिए, लेकिन जगह है ही नहीं, तो भी ये गंदी बस्तियाँ फिर पनपती हैं। प्रवर्तमान नगर भूमि नीति, जो भूमि बाजार में गरीबों की पहुंच को असंभव बनाती है, यानी उनका मतलब इतनी कीमतें, ज़मीन की, जगह की, किराए की इतनी कीमत होती है ना कि गरीब लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते वो चीज़ें। तो वो पता चलता है कि जहाँ उन्हें 10,000 किराया देना हो तो वहाँ 1,000 रुपये में इन गंदी बस्तियों में उनको एक चौल मिल जाती है, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। इसी प्रकार यह भी देखा गया है कि नगर में गरीब के पास रहने का कोई अन्य विकल्प ना होने से वे जमीन पर अवैध कब्जा करके ही वहाँ पर अपना आश्रय बना लेते हैं। नगर के पुराने इलाकों में ये बस्तियाँ अभिशाप का रूप धारण कर लेती है और यह भी देखा गया है कि कभी कभी ये बस्तियाँ नगर की सीमाओं के भौतिक विकास के साथ साथ विरासत में मिलती है, यानी ये पहले से चली आ रही होती हैं। एक प्रश्न है कि युवाओं में विलगीकरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। अब आप विलगीकरण का आंसर ढूंढेंगे तो आपको बुक में नहीं मिलेगा। विलगीकरण का आशय अलगाव होता है, अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो आप आंसर ढूंढ सकते हैं। अलगाववाद या फिर जो विलगीकरण होता है ना, सेम ही बात है। अलगाव शब्द का अर्थ अन्य लोगों से विमुखता, स्थापित प्रतिमानों के बारे में भ्रम की भावना को दर्शाता है। अनेक लेखकों ने अलगाव की संकल्पना में शक्ति का अभाव, निरर्थकता, अकेलेपन की भावना और विमुखता जैसी धारणाओं को शामिल किया है। यानी अलगाव क्या है? अलगाव का मतलब हो गया दूसरे लोगों से कटा कटा रहना, उनसे विमुखता, यानी उनकी तरफ वो रहना चाहते नहीं है। जैसे आजकल हो रहा है ना कि जो हर जैसे 2 पीढ़ियाँ हैं उनके बातों में, सोच में काफ़ी अंतर रहता है। तो युवा वर्ग होते हैं वो अपना अलग सोचते हैं और जो वृद्ध आपका जो दूसरा वर्ग होता है बड़ा, वो उनकी सोच अलग होती है। तो फिर वो आपस में उनकी जब बातें नहीं बनती तो अलग अलग हो जाना प्रेफर करते हैं, अलगाववाद। वो अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। युवाओं में विलगीकरण अथवा अलगाव के कुछ कारण निम्नलिखित। पहला कारण है पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर, यानी हर पीढ़ी की सोच में अंतर आता जा रहा है, जो कि विलगीकरण का कारण है। युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग के अंदर जो मतभेद है वही विलगीकरण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। युवा वर्ग विशेषकर शहरी क्षेत्रों में अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं। जब एक तरफ इनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं में वृद्धि होती है तो दूसरी तरफ वे परंपराओं की शक्तियों का विरोध करते हैं। आधुनिक भारतीय युवा बहुमत से परंपरागत मूल्यों और प्रतिमानों से बंधकर नहीं रहना चाहते, यानी वे अपनी सोच से जिंदगी काटना चाहते, दूसरों की सोच नहीं चाहते कि कोई हमारे ऊपर थोपे। वे धर्म निरपेक्ष जीवन शैली तथा तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। इसी कारण फिर युवाओं और पुरानी पीढ़ी में विरोधाभास पैदा होता है, जो बाद में अलगाव को जन्म देता है। दूसरा कारण है बेरोजगारी। युवाओं में अलगाव को बढ़ाने वाला दूसरा प्रमुख कारण घोर रूप से व्याप्त बेरोजगारी की स्थिति है। लगभग एक आयु पार करने के बाद युवा आर्थिक रूप से सुरक्षा चाहते हैं, परंतु जब कोई काम ही नहीं मिल पाता तो उसमें क्या होता है, उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, वे अकेला महसूस करते हैं। वास्तव में यह एक निर्णायक स्थिति है। ऐसी स्थिति में ये युवा के किसी व्यसन यानी खराब आदतों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें मेंटल कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मानसिक समस्या हो जाती है, वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं, नशीली दवाओं की लत उनको हो जाती है, आपराधिक गतिविधियों में वो संलिप्त हो जाते हैं। ग्रामीण व शहरी युवा इस समय एक सी परिस्थिति में होते हैं, यानी वो ग्रामीण वर्ग में हो या फिर वो शहरी वर्ग में रह रहे हो, उनकी स्थिति एक जैसी होती है। सच्चिदानंद ने कहा है कि वे ग्रामीण, खासकर ग्रामीण बालक जो अपना अध्ययन जारी रखने के लिए शहर नहीं जा सकते और गांव में रह जाते हैं, तो वे क्या करते हैं, अपना ज़्यादातर समय गपशप में बिताते हैं।
और कभी कभी असामाजिक कृत्यों में लग जाते हैं। यह भी पाया गया है कि बहुत से शिक्षित युवक राहजनों व डकैतियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और भारत में ऐसी स्थिति बहुत भागों में देखने को मिलती है। यानी लोग क्या करेंगे, लोग पढ़ने लिखने जितना पढ़ना था गांव में पढ़ लिए, अगर चले गए तो ठीक है, नहीं गए तो क्या करते हैं, अब काम धंधा कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं है, पूरा दिन गपशप में बिताते हैं। धीरे धीरे फिर उनको आदत हो जाती है कि गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। पता चलता कोई चोरी डकैती कोई कर रहा है, उनके साथ मिल जाते हैं और यही काम वो करने लग जाते हैं। उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती भारत के भागों में कुछ अध्ययन किए गए। इनमें विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में नशीली दवाओं के व्यसन की व्यापक घटनाओं का भी पता चलता है। यह पूर्ण रूप से तय नहीं किया जा सकता है कि अलगावित युवा नशीली दवा के शिकार हुए अथवा नशीली दवा के व्यसन के कारण ये युवा अलगाववादित हुए हैं। यानी कि अभी शोध तो चल रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि भाई कोई नशा करता है तो वो अलग थलग रहना पसंद करने लग जाता है, या फिर वो अलग थलग रह रहे हैं तो वो डिप्रेशन में जाके नशा करने लग जाता है। ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इस प्रकार ये दोनों कारक ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अभी तक और साथ साथ ही कार्य करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि बेरोजगारी भी युवाओं में बढ़ते हुए विलगीकरण अर्थात अलगाव का एक प्रमुख कारण है। अभी तीसरा कारण है पहचान का संकट। पहचान जागरूकता की ऐसी भावना को दिखाती है जिसमें व्यक्ति जाने अथवा अनजाने में विद्यमान सामाजिक ढांचे में अस्तित्व, मान्यता और प्रतिफल के लिए प्रयत्न करता है। अपने अस्तित्व के लिए संसाधन प्राप्त करने तथा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में स्थान पाने के लिए आजकल युवा अपनी पहचान को परिभाषित करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वह उसे अलगाव की तरफ लेकर चला जाता है। आजकल यह महसूस किया जा रहा है कि शिक्षा और व्यवसाय के मामले में युवाओं को संतोषजनक स्थिति में नहीं रखा गया है। अपने व्यक्तित्व की पहचान की खोज करने के बदले युवा पहचान के संकट के विक्षोभ से गुजर रहे हैं। इसी वजह से वे अपर्याप्तता के निराकरण के रूप में पुनर्जागरण की ताकतों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस उभरते हुए पहचान संकट से निपटने के लिए समुचित आदर्शों के अभाव में युवा वर्ग, विशेषकर शिक्षित बेरोजगार युवा, फिर गलत कार्यों में लग जाते हैं। इस प्रकार आज के युग में खासकर शिक्षित युवा पीढ़ीगत सोच में अंतर, बेरोजगारी, अपनी पहचान के संकट के फलस्वरूप विलगीकरण यानी अलगाव की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जो भारतीय समाज है उसमें हिंसा के सामाजिक और आर्थिक कारणों के बारे में पूछा है। भारतीय समाज में हिंसा के सामाजिक आर्थिक कारण। हिंसा मानव इतिहास के जितना ही पुराना है, यानी जितना पुराना मानव का इतिहास है उतना पुराना ही हिंसा का इतिहास है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंसा को मानवीय घटना के रूप में माना जाता है। दर्शन शास्त्रीय कोश के अनुसार हिंसा शक्ति का नाजायज या फिर सभी घटनाओं में कोई भी घटनाएं हो उनमें शक्ति का नाजायज गैर कानूनी प्रयोग है। यह लोकतांत्रिक भावना के विकास का फल है। यानी शक्ति 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा हिंसा क्या है। हिंसा शक्ति का नाजायज या गैर कानूनी प्रयोग है जो लोकतांत्रिक भावना के विकास का फल है। हिंसा आज़ादी और खुशी की विरोधी है। दूसरे शब्दों में हिंसा दूसरों की आज़ादी के ऊपर अतिक्रमण है। हिंसा या आतंकवाद विघटनकारी सामाजिक घटना है। इसके पीछे कोई एक कारण ना होकर कई कारण होते हैं। भारत के संदर्भ में हिंसा के सामाजिक आर्थिक कारण निम्नलिखित हैं। हिंसा के कारण, हिंसा के क्या, हिंसा यानी कि हिंसक व्यक्ति किसी न किसी कारण से ही होता है। बिना कारण के हिंसा कभी भी अस्तित्व में नहीं आती है। तो अमेरिकी शोधों में पता चला है कि प्रकृति केवल हमें हिंसा के लिए क्षमता प्रदान करती है कि हाँ भाई हम हिंसक हो सकते हैं, लेकिन कारण तो कोई ना कोई बाहर होता है ना, हम ही उसकी ओर अग्रसर होते हैं। और यह सामाजिक परिस्थितियां हैं जो निर्धारित करती हैं कि हम इस क्षमता का प्रयोग कैसे करें। अध्ययनों से पता चला है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में हिंसा और अस्थिरता काफ़ी अधिक है। इन देशों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन काफ़ी तीव्रता से हो रहे हैं, परंतु अभी व्यवहार्य राजनीतिक संस्थाएं विकसित की जानी हैं।
क्योंकि जो परंपरागत और आधुनिक राजनीति चली आ रही है वो हिंसा और अस्थिरता के लिए ज़्यादा कारगर है नहीं। संक्रमणकालीन समाजों में सैनिक सत्ता परिवर्तन, बगावत, गुरिल्ला युद्ध और हत्याएं आम बात है। अनेक समाजशास्त्री मानते हैं कि वंचना के कारण असंतोष होता है। यानी क्यों होते हैं हिंसाएं? कि कोई वर्ग किसी चीज़ से वंचित होता है समाज में, तो इस कारण असंतोष होता है। जब इसका राजनीतिकीकरण कर लिया जाता है असंतोष का, तो वह हिंसा का रूप धारण करके सामने आ जाता है। वंचना शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर या फिर शारीरिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव के रूप में वंचना हो सकती है। यानी किसी भी चीज़ से वंचित वर्ग कैसे हो सकता है? शिक्षा से वंचित, प्रशिक्षण से, रोजगार से, या फिर रोजगार के अवसर मिल रहे उनसे वंचित, किसी भी तरह से वंचित हो सकते हैं। जैसे अगर नौकरी प्राप्त करने के लिए कानूनी साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो लोग क्या करते हैं? हथियारों की तस्करी, नशीली दवाओं का अवैध व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है। जहाँ दिख रहा है नौकरी नहीं मिल पा रही है तो किसी और कारण उस और कोई काम करके, धंधा करके पैसा कमाएंगे, तो वो ये अवैध कार्य करने लग जाते हैं। इन अवैध कार्यों को रोका ना जाए तो ये अन्य सामाजिक समस्याओं को बढ़ाने लगेंगे। फिर भिन्न भिन्न स्तरों पर वंचना महसूस की जाएगी और इससे निपटने में राजनीतिक व्यवस्था जो होती है फिर असमर्थ होती है और हिंसा पनपने लगती है, भड़कने लगती है। वंचन के कारण असंतोष हो सकता है। हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, मोर्चा आदि के द्वारा भी असंतोष प्रकट किया जाता है। अगर इन तरीकों से राज्य का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ तो फिर गैर पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं और फिर हिंसा की जाती है। कभी कभी इन मांगों का राजनीतिकीकरण होने लगता है और जब ऐसा होने लगता है तो कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रख दिया जाता है। ऐसे में फिर हत्या, बैंक डकैती, व्यक्तिगत संपत्ति की लूटपाट और अपहरण के जो तरीके होते हैं ना, वो अपनाए जाते हैं और उससे अपना असंतोष व्यक्त करते हैं लोग। निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं की जाती हैं जिनसे फिर समाज में भय फैलता है। राजनीतिक कारणों से बंदी व्यक्ति की रिहाई में भी आतंकवादी इन स्थितियों का लाभ उठाने का मौका ढूंढ लेते हैं। धार्मिक कट्टरवाद और अन्य धर्मों के प्रति बढ़ती सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के उद्गमन और पोषण के लिए एक निर्णायक कारक बन गए हैं। धार्मिक मतारोपण के कारण ही 90 के दशक में तालिबान के उदय के मध्य पूर्व में अलकायदा बलों ने 11 सितंबर 1999 को कहते हैं अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र के ऊपर हमला किया था। 12 दिसंबर 1999 को भारतीय संसद पर हमला किया था और अन्य और जो राज्य हैं उनकी राजधानियों में हमला किया था। वहां पर विदेशी दूतावासों पर और उच्च आयोग पर हमला किया था। ये भूमंडलीय आतंकवाद के उदय को इंगित करता है। यानी हिंसा फिर धीरे धीरे आतंकवाद का रूप धारण कर लेती है। भूमंडलीय आतंकवाद ने लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया है। सीमा पार आतंकवाद भूमंडलीय आतंकवाद के कारण ही पनपता है। भारत में सीमा पार आतंकवाद एक गंभीर समस्या माना जाता है और भारत में सीमा पार पड़ोसी देशों में आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर कर सकें। वैसे तो हिंसा के भयंकर रूप आतंकवाद के रूप में सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी है, फिर भी वास्तव में यह गंभीर समस्या बनी हुई है। दुर्भाग्यवश जो राज्य सबके सामने क्या हिंसा के खिलाफ ऐसे करते हैं ना कि विरोध करते हैं, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, वो भी पीठ पीछे इनका गुप्त रूप से प्रायोजित करते रहते हैं हिंसा को। भारत में स्थानीय स्तर पर आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड व अन्य कई राज्यों में माओवादी आतंकवादियों के हमले देखने में आए हैं। इस प्रकार भारत में सामाजिक आर्थिक कारणों से हिंसा बढ़ती है। हिंसा वंचना के रूप में फिर गंभीर परिणामों के साथ आतंकवाद को बढ़ावा देती है। यहाँ पे आपका ये प्रश्न 250 शब्दों का पूछा गया था, तो इतना ही आंसर था। अगर आपसे ये बड़ा पूछा जाए तो थोड़ा और आप 1-2 इसके अंदर कारण ऐड कर दीजिए कि कुंठा व क्रोध का सिद्धांत मानता है कि कुंठा जनित क्रोध के कारण हिंसा होती है। सापेक्षिक वंचन सिद्धांत के अनुसार भी वंचन आदमी को कुछ ना कुछ कर गुजरने के लिए उकसाता है, यानी हिंसा करवाता है। यह विश्वास किया जाता है कि क्रांतिकारी हिंसा उस समय भड़कती है जब उपलब्धि के अभाव के कारण कुंठा अपने आप उग्र रूप ले लेती है। इन्हें अधिकतर अधूरी आकांक्षाओं को सफल बनाने की उम्मीद से बढ़ावा मिलता है।
कुछ विद्वान व्यवस्था जन्य कुंठा के बारे में भी बात करते हैं और इसको समूचा समाज अनुभव करता है और इसी सामाजिक जो सोच होते हैं फिर इसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ जो विद्वान होते हैं मानते हैं कि व्यवहारिक राजनीतिक संस्थाओं का अभाव ही हिंसा पर रोक लगाने की इजाज़त नहीं देता है, खासकर तब जब कोई समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होता है, यानी संक्रमणकालीन समाज। तो संक्रमणकालीन समाज में आधुनिक समाज से ज़्यादा हिंसा दिखाई देती है, क्योंकि संक्रमणकालीन समाज में क्रांति व बगावत एक आम बात होती है। हिंसा के ये सभी सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्थाओं की अभिधारणा पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट, नशीली दवाओं का दुरुपयोग क्या है। नशीली दवाएं और उनका दुरुपयोग उदाहरण के साथ बताना है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग का अर्थ है कि कोई भी ऐसी दवा जो नशा करती हो और वो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है हमें ग्रहण करने के लिए, और उसको हम छिपके चोरी छुपे हम उस चीज़ को लेते हैं या दूसरों को देते हैं, बेचते हैं ना, तो वो उसका दुरुपयोग कहलाता है। कोई भी ऐसा पदार्थ, मुख्यतः रासायनिक पदार्थ, जिसे खाने या लेने से हमारा शरीर या हमारे मनोभाव प्रभावित हो, उसे नशीली दवा कहा जा सकता है। अक्सर ये नशीली दवा औषधि के रूप में हो सकती है, जिसे डॉक्टर नींद ना आने, सिर दर्द, तनाव आदि मामूली बीमारियों के इलाज के लिए देते हैं। ऐसे में मादक पदार्थों का उपयोग डॉक्टरी परामर्श के बिना लेना हानिकारक होता है। वैसे तो इनका प्रयोग वैध है, तो लोग बिना डॉक्टरी सलाह के लगातार या बिना ज़रूरत के भी ले लेते हैं, जैसे जो दवाएं होती हैं उनका, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। इनके अलावा कुछ नशीली दवाएं जैसे हेरोइन औषधि के रूप में भी प्रयोग नहीं होती है, तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इनका प्रयोग और उपयोग गैर कानूनी माना जाता है। सिगरेट, चाय, कॉफ़ी आदि भी सामाजिक रूप से स्वीकृति प्राप्त मादक पदार्थ है, परंतु इनको हानिकारक नहीं माना जाता है। इसके अलावा शराब, हेरोइन, ब्राउन शुगर कुछ नशीली दवाएं हैं जो इतनी खतरनाक है, एक तो खतरनाक है सेहत के लिए, और फिर ऐसी है कि इनकी लत भी लग जाती है जो फिर छूटने में मुश्किल होती है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग क्या है। किसी भी मरीज के इलाज के लिए या रोग की रोकथाम के लिए औषधि के रूप में नशीली दवा के प्रयोग को सही उपयोग कह सकते हैं, परंतु अगर कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में बार बार काफ़ी लंबे समय तक गलत प्रयोजन या संयोजन के नशीली दवाओं का सेवन करे तो उसे इसका दुरुपयोग कहा जाएगा। नशीली दवा एक ऐसा पदार्थ है जो सोचने की शक्ति, हमारा व्यवहार जो होता है नेचर, उसको और हमारी भावनाएं उन सबको प्रभावित कर देता है, और इसी में शराब भी नशीली दवा है। शराब के अलावा भी कुछ नशीली दवाएं होती हैं, जैसे कि उद्दीपक दवाएं। ये दवाएं मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं। अवसादक दवाएं मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देती हैं। विभ्रांतिकारक दवाएं देखने सुनने का अनुभव ही बदल देती है, यानी मतलब ऐसे लगता है ना कि देख कुछ रहे होते हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि हाँ हम तो ये देख रहे हैं। सुनने का अनुभव, सुनने में कि कोई बात है, भले कोई गुस्सा कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, कोई अच्छी बात बोल रहा है बहुत बुरा लग रहा है, तो ये चीज़ें देखने और सुनने का अनुभव करने का ढंग ही बदल देती हैं। इसके अलावा गांजा, हशीश, चरस, भांग आदि भी नशीली दवाएं हैं जो भांग के पौधे से तैयार होती हैं। कुछ स्वापक दवाएं होती हैं जो अफीम से बनती हैं। ये अफीम से नशीली दवाएं बनाई जाती है। कुछ कृत्रिम रूप से कुछ पाउडर वगैरह लेके वो बनाया जाता है जो अफीम के जैसा ही नशा करता है। तो ये सारी नशीली दवाएं अगर ज़रूरत है तो डॉक्टरी प्रयोग से ली जाती है, लेकिन बहुत सी दवाएं होती हैं वो तो डॉक्टर भी नहीं देते हैं, तो उनका प्रयोग अगर करना है तो डॉक्टरी सलाह से करें। परंतु लोग इनका प्रयोग गैर कानूनी रूप से करते हैं। वे अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए इनका प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे उन्हें इनकी लत लग जाती है, और इन नशीली दवाओं का कुछ लोगों के द्वारा दुरुपयोग भी किया जाता है, खुद लेने के लिए और दूसरे लोगों को देने के लिए ये लोग करते हैं। शिक्षित लोगों के बीच बेरोजगारी के सामाजिक परिणाम। शिक्षित के बीच यानी जो शिक्षित युवा है उनमें बेरोजगारी का सामाजिक परिणाम क्या पड़ते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत में एक प्रमुख समस्या है। यदि आंकड़ों को देखें तो हमें पता चलता है कि उच्च शिक्षा वाले युवाओं या लोगों को वे काम करने पड़ रहे हैं जो कम शिक्षा, कम योग्यता वाले लोगों के द्वारा भी किए जा सकते हैं। तो ये शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देगी।
बेरोजगारी के कारण कम योग्यता वाले लोग अपनी योग्यता बढ़ाने में लग जाते हैं, तो उनको कुछ काम मिल सके तो भी ऐसे में क्या है, उनको काम नहीं है तो फिर भी वो बेरोजगार दिखाई दे रहे होते हैं। शिक्षाविद ए.आर. कामत ने कहा है बेरोजगारी, जो शिक्षित बेरोजगारी है उसके ऊपर, कि यहाँ पर शिक्षा मानव पूंजी के विनियोग नहीं बल्कि अधिकार पत्र लाने की कोशिश मात्र है, जो इनके प्राप्तकर्ताओं को उन लोगों के ऊपर जिन्हें यह प्राप्त नहीं है प्राथमिकता प्रदान करती है। एक शिक्षित बेरोजगार अशिक्षित बेरोजगार की तुलना में जल्दी निराश हो जाता है, क्योंकि उसके पास क्या उच्च शिक्षा है, तो उसने कुछ सोचा था कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा ये करूंगा ऐसे करूंगा, फिर उसके बाद जब मेरी आर्थिक स्थिति हो जाएगी तो मैं ऐसे करूंगा, तो बहुत सारी उसके पास अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। यानी एक इंजीनियर को लिपिक की नौकरी करनी पड़े तो उसे निराशा हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य न करना निराशादायक होने के साथ साथ राष्ट्रीय संसाधन होते हैं उनका अपव्यय भी है, कि पढ़ी उसने इंजीनियरिंग थी, अब इंजीनियरिंग के लायक पैसे लगाए ना, लेकिन उतना वो कमा ही नहीं रहा है, बंदा वो काम ही करके ही नहीं दे रहा है इंजीनियरिंग, क्योंकि उसे लिपिक का काम करना पड़ रहा है, तो ये उस चीज़ का भी अपव्यय है। एक अन्य तथ्य के अनुसार एक बेरोजगार व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वह असामाजिक कार्यों की ओर फिर बढ़ने लगता है। इन कार्यों के कारण उनकी प्रतिष्ठा का स्तर गिरने लगता है, अतः अन्य लोग उसे काम देने में फिर झिझकते हैं, इससे फिर बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती है। किसी भी देश में बेरोजगारों की बड़ी संख्या सरकार के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि इससे लोगों में असंतोष व्याप्त हो, वह सरकार के स्थायित्व को चुनौती देंगे और असंस्थागत संगठनों में एकत्रित होने लगते हैं। ऐसे में सरकार को अपने कार्यक्रमों में रोजगार व गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम जोड़ने पड़ते हैं, व बेरोजगारों को अनुदान भी दिया जाता है। शिक्षित बेरोजगारी का सामाजिक प्रभाव उनके व्यवहार विचलन पर भी पड़ता है, और अपनी उच्च शिक्षा के बाद जब उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती तो फिर वो क्या करते हैं, शिक्षित बेरोजगार नशा करने लग जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। तो शिक्षित बेरोजगार युवा नशे की ओर भी बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि असंतोष बुराई की जड़ होता है। कुंठित युवा अपनी बेरोजगारी के लिए समाज को दोषी मानने लगते हैं, और हो सकता है कि वे आतंकवाद की तरफ फिर बढ़ने लगें। पंजाब व असम में इसके अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। अतः इन सभी समस्याओं से बचना है तो सरकार को शिक्षित युवाओं को काम देकर आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को कम करना है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। औद्योगिक श्रमिक क्या होते हैं? औद्योगिक श्रम या श्रमिक की विशेषताएं बतानी है भारत के संदर्भ में। भारत में औद्योगिक श्रम का आशय उद्योगों में मजदूरों या श्रमिकों द्वारा किया गया काम, यानी उद्योगों में जो काम करते हैं ना श्रमिक, वो औद्योगिक श्रमिक कहलाते हैं। उद्योग शब्द मुख्यतः मशीनी तकनीक के लिए प्रयोग किया जाता है, और औद्योगिक समाजों में उत्पादन मुख्य रूप से मशीनों द्वारा ही किया जाता है, बजाय सिर्फ इंसानों के शारीरिक श्रम के। औद्योगिक श्रमिक औद्योगिक समाज में इंसानी श्रम की खरीद और फरोख्त करते हैं। औद्योगिक श्रम या श्रमिकों की अनेक विशेषताएं होती है, जैसे जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं ना, जब अपना श्रम बेचते हैं तो बदले में उनको वेतन या मजदूरी मिलती है। यानी बंधुआ मजदूर होते हैं ना, उनको कोई वेतन नहीं मिलता, कोई मजदूरी नहीं मिलती, और उनसे खूब काम कराया जाता है। ये श्रमिक दो तरह से स्वतंत्र होते हैं। एक तो ये काम करने ना करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, दूसरा जहाँ चाहे वहाँ काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वैसे शायद इनमें से कोई भी किसी भी स्वतंत्रता को असल में ना पाए, यानी अस्तित्व इन स्वतंत्रताओं को कोई नहीं है। मान लीजिए कोई है बंदा, अगर उसको कोई काम करना नहीं है, लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, भूखा मरेगा अगर काम नहीं करेगा, तो उसे पसंद हो ना पसंद हो करना पड़ेगा। और अगर काम नहीं जैसे करना या नहीं करना, उसमें भी अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा, भूखा मरेगा। तो इसलिए काम तो करना पड़ेगा। वास्तव में स्वतंत्रता शायद वो ना पा सके, लेकिन स्वतंत्रता उसे मिली हुई होती है। औद्योगिक श्रमिक सामंती दास प्रथा के गुलामों से ज़्यादा अधिकार व स्वतंत्रता रखते हैं। दास या गुलाम के कोई अपने अधिकार तो थे नहीं, वे अपने मालिकों के लिए काम करते थे और मजबूर थे। इस अर्थ में औद्योगिक श्रमिक तो कहीं अधिक स्वतंत्र हैं। वर्तमान समय में औद्योगिक रोजगार के अवसर अधिक संख्या में बढ़े हैं, अधिक अवसर इन श्रमिकों को मिलते हैं। बड़े कारखानों में वेतन भी अधिक मिलता है। औद्योगिक श्रमिक संगठित असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। जहाँ पर संगठित क्षेत्रों में
बड़े कारखानों व संस्थानों के श्रमिक आते हैं जिनके काम के नियम शर्तें देश के कानून में स्पष्ट होती हैं। तो ये भी एक श्रमिक, जो औद्योगिक श्रमिक है, उनके श्रम की विशेषता होती है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्रों में दैनिक मजदूर, मैकेनिक आदि है जिनके काम के नियम शर्तें कहीं भी वर्णित नहीं होती। इस प्रकार औद्योगिक मजदूर दास श्रमिकों से कहीं अधिक बेहतर स्थिति में हैं। ग्रामीण गरीबों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं वो कौन कौन से कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, उसका वर्णन करना है। वैसे तो छठी पंचवर्षीय योजना से ही गरीबी हटाने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए थे, परंतु 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय जो ग्रामीण गरीब हैं उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम अस्तित्व में आए थे, जैसे कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम व अन्य रोजगार कार्यक्रम। ये जो एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम था यह 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में शुरू किया गया था। इसका एक उद्देश्य था देश के विभिन्न विकास खंडों में भूमि, बिजली व पानी को बेहतर प्रयोग कर कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाना, और उसका दूसरा उद्देश्य था देश के विभिन्न खंडों में निर्धन वर्गों की आय और संसाधन में वृद्धि करना। एकीकृत करने का अर्थ है विशिष्ट कार्यक्रमों या क्षेत्र कार्यक्रमों को एक साथ लाना, जैसे लघु किसान विकास, सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर कार्यक्रम और सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, इन सबको एक साथ लाना। इनमें विशेष चावल कार्यक्रम, दुग्ध उत्पाद बढ़ाने का कार्यक्रम, हथकरघा कार्यक्रम, रेशम उत्पादन आदि चलाए गए थे, और इनके द्वारा उद्योगों, सेवाओं व व्यापार में वृद्धि के प्रयास भी किए गए थे। अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता भी दी गई थी। चूँकि गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी आता, रोजगार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी चलाया गया था। 1980 के दशक में जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में हर साल 30 से 40 करोड़ कार्य दिवसों का रोजगार जुटाने का लक्ष्य था। इसमें सिंचाई के लिए नहरों, सामाजिक वानिकी, मृदा संरक्षण, सड़कों, विद्यालयों की इमारतों, पंचायत घर आदि के निर्माण का प्रावधान था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी में इसमें गांव के जो किसान थे, जो भूमिहीन थे, उनको रोजगार का उद्देश्य था। इनमें भूमिहीन परिवारों के कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों के लिए रोजगार देने का निर्माण कार्य का प्रावधान था। इसके अलावा जो दूसरा प्रोग्राम चला था वो था महिला, युवा व क्षेत्रीय कार्यक्रम। 1980 के दशक में एक और कार्यक्रम चलाया गया, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था महिलाओं की आय बढ़ाना व उन्हें आय पैदा करने वाली गतिविधियां चलाने के लायक बनाने के लिए आवश्यक सहायता व सेवाएं उपलब्ध कराना। महिलाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में 18 से जो 35 वर्ष के युवा थे, गरीबी रेखा से नीचे, उनके परिवारों के लिए एक ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हर साल प्रत्येक खंड के 40 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। इन युवाओं को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी और साथ में प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इनके अलावा सूखाग्रस्त क्षेत्र, रेगिस्तानी व पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धनों के लिए भी कार्यक्रम चलाए गए थे। ये जो थे ग्रामीण आपके निर्धन थे, उनके लिए चलाए गए जो प्रोग्राम बनाए गए थे वो थे। अब आता है भारत में बाल श्रम के मुद्दे पर चर्चा कीजिए, यानी भारत में बाल श्रम के बारे में बताना है। बाल श्रम क्या है? भारतीय जनगणना में एक बाल श्रमिक की परिभाषा है, बाल श्रमिक वह है जो दिन का बड़ा हिस्सा काम करने में लगाता है और वह 14 वर्ष से कम आयु का होता है, यानी 14 वर्ष से आयु उसकी कम हो और एक दिन का अपना बहुत बड़ा हिस्सा काम करने में लगाए, वो बाल श्रमिक होता है। इसमें बालक, बालिका या बच्चों की परिभाषा पर कोई आम सहमति नहीं है, यानी कोई बच्चा हो या बच्चे, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, ये बाल श्रमिक ही रहेगा वो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 15 वर्ष से कम आयु के सभी लोगों को बच्चों में ही मानता है, गिनता है। अतः भारत में 14 साल से ज़्यादा उम्र वालों को रोजगार के योग्य मान लिया जाता है। भारत में बाल श्रम
विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में बाल श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और भारत में चिल्ड्रन डाटा बैंक 2001 के अनुसार जो बच्चे हैं उनकी भागीदारी श्रम के अंदर 12.1% थी। ह्यूमन राइट्स वॉच 1996 के अनुसार भारत में 60 से 115 मिलियन श्रमिक बच्चे हैं। यूनिसेफ कहता है कि ये आंकड़े 70 से 90 मिलियन हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में पूरी दुनिया के 1/3 बाल श्रमिक रहते हैं। यूएनडीपी के अनुसार भारत में 100 मिलियन से ज़्यादा बाल श्रमिक हैं, जिनसे कि 1 मिलियन बाल श्रमिक जो होते हैं वो बंधुआ मजदूर होते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन और ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 44 मिलियन है। हाल ही के अध्ययनों में पता चला है कि भारत में लगभग 44 से 45 मिलियन बाल श्रमिक हैं, जिनमें से 7.5 मिलियन बच्चे बंधुआ मजदूर हैं। एशियन लेबर मॉनिटर के अनुसार भारत में हर तीसरे घर में 5 से 14 वर्ष का एक बाल श्रमिक पाया जाता है। अतः भारत में बाल श्रमिकों के बारे में कोई भी निश्चित आकलन नहीं हो पाया है। बच्चे अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ परिवारों में, खेतों में व उद्यमों में भी काम करते हैं। शहरों के मुकाबले गाँव में 3 गुना ज़्यादा बच्चे काम पर जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार 6.7 मिलियन लड़के, 3.5 मिलियन लड़कियां लगभग पूरे वर्ष मजदूर के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां लड़कों के लिए 9.2 और लड़कियों के लिए 5.3% भागीदारी होती है। शहरी क्षेत्रों में श्रम भागीदारी दर 5 से 14 वर्ष लड़कों की 3.6 है और लड़कियों की 1.3 मानी जाती है शहरी क्षेत्रों में। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में बाल श्रमिक जो होते हैं उनकी भागीदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर मानसून में 3-4 महीने क्या काम होता है तो परिवारों पे ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो ये जो बाल श्रमिक होते हैं ये भी बहुत सारा काम करते हैं, क्योंकि ये परिवार ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीनों में कमा लेना चाहते हैं। जीवन यापन की ज़रूरी चीज़ों जैसे चारा, जलाने की लकड़ियाँ, जंगल से ज़रूरी चीज़ें लाने का काम बाल श्रमिक ही करते हैं। खेती में भी बाल श्रमिकों से काम कराया जाता है। लड़कियों की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब होती है। भारत में ग्रामीण व शहरी दोनों ही पृष्ठभूमियों में बच्चे अवैतनिक पारिवारिक सहायकों की तरह काम करते हैं, यानी घर के काम में हाथ बटाते हैं वो, जो अगर पारिवारिक व्यवसाय है और उनको वेतन भी नहीं मिलता है। ग्रामीण इलाकों में बच्चे अक्सर मवेशी चराने, कृषि कार्यों, गृह आधारित उद्यमों जैसे हाथकरघा, बीड़ी बनाना, दस्तकारी आदि का काम करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अनुसूचित जाति की आबादी का अनुपात, महिला साक्षरता की कम दर, बालिग मजदूरों के लिए निम्न मजदूरी, भूमि धारण का स्वरूप जमीन के छोटे टुकड़ों में और गृह आधारित उत्पादन, इन सभी कारणों से जो बाल मजदूरी या बाल श्रमिक है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। गांव में ज़्यादातर बाल श्रमिक भूमिहीन कृषक परिवारों में केंद्रित होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, खाद्य संसाधन, बुनाई, दस्तकारी, बीड़ी पापड़ उद्योग आदि। यहाँ पे 10 से 14 वर्ष की बालिकाएं बालकों से कहीं ज़्यादा अधिक काम करती हुई पाई जाती हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी बाल श्रमिक छोटे उद्योगों में काम करते हैं, जैसे दिया सलाई, बीड़ी, आतिशबाजी, कांच की चूड़ियाँ, कालीन बुनाई, हाथकरघा, हीरे की पॉलिश करना, कागज़ के लिफाफे बनाना, कुम्हारी, मत्स्य पालन आदि काम करने में ये लोग मजदूरी करते हैं। दिया सलाई और जो पटाखे होते हैं इनके उद्योगों में तो छोटे छोटे बहुत छोटे बच्चे काम करते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब रहती है। इनके अलावा वे ढाबों में खाना, चाय देने का काम, गाड़ी साफ करना, दूध सब्जी बेचना व अखबार बेचने जैसे घरेलू नौकरों का काम भी करते हैं। इन कामों के लिए बच्चों को काफ़ी श्रम करना पड़ता है और अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों को तो ना वेतन मिलता है, ना ही काम के लिए शाबाशी मिलती है। उनको कई जगह अमानवीय स्थितियों व जीवन की न्यूनतम सुरक्षा के अभाव में भी काम करना पड़ता है। भारत में संविधान की धारा 24 के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने, खान खदान आदि खतरे वाले रोजगार में नहीं लगाना है।
भारत में 1986 को बाल श्रम निषेध व नियंत्रण अधिनियम आया था, जिसमें 14 साल के कम उम्र के बच्चों को काम पे लगाना निषिद्ध हुआ था और कुछ क्षेत्रों में यह सीमा 14 की जगह 15 साल की गई थी। जैसे खतरनाक उद्योग, बीड़ी, कालीन, कपड़ा, रंगाई, दिया सलाई और आतिशबाजी वाले वो होते हैं ना उद्योग, उनमें। इसके अलावा साबुन उत्पादन, चर्म शोधन आदि। परंतु हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि इनमें अनौपचारिक रूप से बहुत सारे बाल श्रमिक होते हैं। इनमें बाल श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। मालिकों के लिए ये बाल श्रमिक सस्ते आज्ञाकारी श्रमिक होते हैं, जिनके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी भी नहीं उठानी पड़ती। कुछ मालिक अपने आप को बचाने के लिए यह तर्क भी देते हैं कि वे तो हमदर्दी के कारण बच्चों को काम पे रख लेते हैं। यानी कहते हैं कि आपने बच्चों को काम पे क्यों रखा, बोले बेचारा बच्चा है, इसको ज़रूरत है तो रख लिया हमने। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, इसलिए रख रहे होते हैं क्योंकि उनको सस्ते मजदूर मिलते हैं। वो कहते हैं कि गरीब परिवारों की मदद हो सके, परंतु वास्तव में बाल मजदूरों को कम मजदूरी देकर ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। वैसे भारत में बाल श्रम पर रोक तो है, परंतु बाल श्रमिकों के माता पिता व उद्योगों के मालिकों द्वारा ही बाल श्रम को काफ़ी प्रभावित वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। बाल अपचार, बाल अपराध क्या है? अपराध एक ऐसा समाज विरोधी आचरण है जिसमें जन भावनाओं को इतनी चोट पहुँचती है कि उसकी इजाज़त कानून भी नहीं देता है। अपराध एक ऐसा कार्य है जिसे जनता खतरनाक मानती है, ऐसे काम की निंदा करती है और जो ये अपराध करता है उसे करने वाले को दंड देती है। ऐसा आचरण करने पर जुर्माना, कैद व मृत्युदंड जैसी सजा दे दी जाती है। इस हिसाब से अपराध अवांछित आचरण के संपूर्ण दायरे का एक विशिष्ट हिस्सा है। समाज के गठित होने व आचार संहिताओं को बनाए रखने के साथ साथ कुछ लोग इनके उल्लंघन के लिए भी मौजूद रहते हैं। ऐसे अपराधों को दो वर्गों में बांटा जाता है। बाल अपराध इसी का एक भाग होता है। बाल अपराध क्या है? एक विशेष उम्र यानी कोई एक उम्र सेलेक्ट कर दी जाएगी, उससे कम उम्र के बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को बाल अपराध या अपचार की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता ना, जब तक वो कोई भी अपराध करता है तो बाल अपराध कहलाता है। इसे किशोर अपराध भी कहते हैं। हमारे देश में किशोर अपराध की उम्र अलग अलग निश्चित की गई है। बाल अपराध के लक्षण कौन से हैं? कि जब बच्चा माता पिता व अभिभावकों की बात ना माने तो वो बाल अपराध कहलाएगा। आदतन स्कूल जाने में टाल मटोल करना, झूठ बोलने की आदत, निर्धारित खर्चों की सीमा में ना रहे, आतन ऐसा व्यवहार करे जिससे उसका चरित्र बल, आत्मबल और स्वास्थ्य गिर जाए, तो ये सब बाल अपराध या अपचार की श्रेणी में आता है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।